Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. आज हम बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स को लेके डे 19 में। जे एक ऐसा सेशन है जहां हम आपको बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, सेलेक्टेड वर्ड्स पढ़ाते हैं और पूरी तरीके से लर्न करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं और आपको मास्टर बना के भेजते हैं। तो लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, ये आप बिल्कुल याद रखें। लर्न करो, प्रैक्टिस करो और मास्टर बन जाओ और इस वोकैब को यूज जरूर किया करो। अगर वर्ड्स को यूज नहीं करोगे लाइफ में तो वर्ड्स कभी किसी का साथ नहीं देते। समझो एकदम से अगर आपने एक लिस्ट को पढ़ने में 10 दिन लगाए और आपने उसको रट लिया बहुत बढ़िया से और एक महीने उस लिस्ट को यदि आपने नहीं छुआ तो एक महीने बाद वो लिस्ट आपको याद नहीं रहेगी। वोकैब के साथ आइडियाज को क्रिएट करना ये बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार दमदार सेशन। कंटेजियन पहला वर्ड है आपके लिए। कंटेजियन का मतलब क्या होता है? इट्स कॉल्ड संचार होता है। जैसे कहते हैं ना किस चीज का संचार हो रहा है, कोई चीज फैलती जा रही है बहुत तरीके से। आपने कैसे, मैंने एक वर्ड पढ़ा है कंटेजियस, मैंने कंटेजियन नहीं पढ़ा लेकिन मैंने कंटेजियस पढ़ा है। इस कंटेजियस का मतलब क्या होता है? यही तो होती है स्प्रेड बाय टच। कोई चीज फैल जाती है कैसे भाई? आप ये कहते हो ना स्प्रेड बाय टच। ये एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, उसको हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज है। तो अंतर ये होगा, ये नाउन है और ये यहां हमने सिर्फ इसका एडजेक्टिव लिख दिया कंटेजियस कि ये छूने से फैल जाती है। ओके, अब एक वर्ड हम बात करते हैं। एक वर्ड होता है कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस, कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या होता है? या तो आप लिख लो बेटा नेक्स्ट टू, या फिर आप लिख सकते हो नियर के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने कहा ये दोनों सिटी कंटिग्यूस हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है, नेक्स्ट हैं। तो ये सारे वर्ड है, कंटिग्यूस है, कंटेजियस है और कंटेजियन है। तो इन दोनों में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है, बाकी मीनिंग सेम है। ये वर्ड एकदम अलग होगा, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ डिजीज, हार्मफुल आइडियाज, इमोशंस और बिहेवियर फ्रॉम वन पर्सन टू ग्रुप ऑफ अनदर, अलग अलग फैल जाना, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? कंटेजियन का यूज करते हो। द रैपिड कंटेजियन ऑफ द वायरस लेड टू वाइड स्प्रेड पैनिक, यानी कि बहुत तेजी से कंटेजियन हुआ है, संचार हुआ है, फैलाव हुआ है किसका? वायरस का। और वाइड स्प्रेड हुआ पैनिक, भाई सब लोग पैनिक में हैं, यानी कि सब लोग परेशान हैं कि कैसे इसको रोका जाए। कोरोना के टाइम पर अक्सर आपने ऐसा देखा कि बहुत तेजी से फैला था तो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और सेकंड वेव तो बहुत ही ज्यादा डेडली थी। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला वर्ड इन्फेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वर्ड आपने कहा स्प्रेड करना, फैलना होगा। ट्रांसमिशन आपका ट्रांसमिट से ही बना है, चीजों को ऐसे फैला देना। कंटैमिनेशन क्या होता है? कंटैमिनेटेड वाटर आपने सुना होगा, कंटैमिनेटेड वाटर, इसका मतलब ऐसा पानी जिसमें हमने कुछ मिला दिया है, दूषित कर दिया है, कंटेजियन हो गया। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है भाई, अ सिचुएशन इन विच, जिसमें आप कैसे होते हो बताओ सोच के, इन विच यू आर प्रोटेक्टेड, इन विच यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, जहां आपको पता है कि मैं इम्यूनिटी बूस्टर मैंने लगा रखा है, अब मुझे बीमारी नहीं हो सकती है। सीधा वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रोक देना होता है, ठीक है। अच्छा, कंटेनमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ लिमिटिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ लिमिटिंग समथिंग, किसी चीज को आपने लिमिट में कर दिया है, यानी कि रोक दिया है, उसके स्प्रेड को रोक दिया है। प्रोटेक्शन आसान वर्ड है, डिफेंस करना, सामना करना, ठीक है। तो डिफेंस कई चीजों में यूज हो सकता है, शत्रु से सामना करने के लिए भी डिफेंस होगा, खुद को बचाना डिफेंस होगा। तो ये अलग अलग तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन नहीं जानता होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है आपने कोर्ट की अवहेलना की है, अवमानना की है, ये तो सबको क्लियर है। अ फीलिंग ऑफ डिसडेन, हेट की फीलिंग, स्कॉन, डार्क देना टुवर्ड्स समथिंग और समवन, इसके लिए भी हम कंटेम्प्ट का ही यूज करते हैं। जैसे आपने कहा शी लुक्ड एट हिम विद अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट आफ्टर हिज इनसेंसिटिव रिमार्क, उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे होता है ना अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट, बिना छुपा हुआ, एकदम डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। अच्छा, अगर आप इस वर्ड को यूज करते हैं डिसगाइज्ड को, इस डिसगाइज का मतलब होता है चेंज अपीयरेंस, अपने बाहरी दिखावे को चेंज कर लेना, वेज बदल लेना। तो आपने कह दिया अनडिसगाइज्ड होगा। वैसे ग्रामर फैक्ट भी है, डिसगाइज्ड के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद आ रहा है? ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ आप कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। तो आपने कहा शी लुक्ड एट हिम विद अनडिसगाइज्ड कंटेम्प्ट,
मतलब कैसा कॉन्टेम्प्ट, अनडिस्गाइज, जिसमें कोई वेज नहीं बदला गया होता ना, कि बेइज्जती करने लेकिन थोड़ा ऐसे कि यार पता ना चले, लेकिन डायरेक्ट बेइज्जती कर देना, अनडिस्गाइज कंटेम्प्ट हो गया आफ्टर इज इनसेंसिटिव रिमार्क, उसके इनसेंसिटिव रिमार्क के बाद में, ठीक है। चलिए अब बात आती है सिनोनिम्स में क्या है, डिसडेन, सीधे सीधे इसको तो आप हेट कह सकते हो, वही आपका इस कॉन लिखा हुआ है, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट वो वाला वर्ड है, कंटेम्प्ट ऑफ को डिसरेस्पेक्ट कर देना। ये जो वर्ड होता है डेरिजन, इसका मतलब क्या होता है ना किसी के ऊपर हंसना, उसको स्टूपिड समझ के, टू थिंक स्टूपिड ही वॉज, मतलब आपने कह दिया वो स्टूपिड था और आप इस बात को लेके उस पर हंस रहे हैं। मॉकरी मतलब भी मजाक बनाना ही होता है, किसी की चीज़ों को लेके, किसी की नॉलेज को लेके उसका मजाक बना देना। रेस्पेक्ट आसान है, एडमिरेशन प्रशंसा होगा। अब स्टीम्ड जो होता है, पहले इसको बता देता हूँ। स्टीम्ड होता है जैसे आप कहते हो ना किसी को बहुत आप रेस्पेक्ट देते हो, योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, याद आ रहा है कि वहाँ क्या होता है कि हम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, रेस्पेक्ट जिसकी सोसाइटी में वैल्यू। अब एक बात समझनी है, इन दोनों वर्ड का मतलब भी हम कहते हैं कि इन दोनों का मतलब भी तो यही होता है, जब हम किसी की वर्शिप का वो मतलब जब हम किसी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं तो या तो हम रेवरेंस का यूज़ करते हैं या फिर हम वेनरेशन का यूज़ करते हैं। अंतर होता होगा, बिल्कुल होता है। रेवरेंस आप तो उस सेंस में यूज़ करते हो जब आप किसी की प्रशंसा तो करते हो, रेस्पेक्ट तो करते हो, लेकिन किस में, एडमिरेशन की सेंस में। अब एडमिरेशन कैसे होता है, जैसे मानो आप किसी की सोसाइटी में बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो आप उसको एडमिरेशन, रेवरेंस देते हो, यानी कि आप उसको एडमायर करते हो, उसके कामों को एडमायर करते हो, वो सारी। जो वेनरेशन होता है ना, इसको आप समझो वर्शिप के सेंस में यूज होता है, जब आप किसी की पूजा करते हैं, वर्शिप के सेंस में आप इस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंटेंशन, बिल्कुल आसान वर्ड, कैसे याद करेंगे, याद करेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, झगड़े की जड़ है। जैसे आपने कहा चाइना, इंडिया इज सॉरी J&K इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आप इसी को क्या कहते हैं दूसरे मुहावरे में, आप कहते हो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि ये भी क्या होता है, ये भी झगड़े की जड़ होती है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ठीक है। तो वो कंटेंशन बना हुआ है। तो स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट को कंटेंशन कहा जाता है, नाउन है, स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा द कंटेंशन बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज ग्रू मोर इंटेंस एज द इलेक्शन अप्रोच्ड, कि दोनों के बीच में जो कंटेंशन, विवाद है ना, वो और बढ़ गया है। भाई जब इलेक्शंस होते हैं तो आप देखेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर आपको कंटेंशन देखना है पॉलिटिकल पार्टीज़ का या इसका इलेक्शन का, तो आप देखें गांव के प्रधानी के इलेक्शन में, तब आपको पता चलेगा असली कंटेंशन क्या होता है। मतलब बड़े इलेक्शंस में थोड़ा उतना पता नहीं चलता है हम लोगों को, लेकिन अगर आपको देखना असली राइवलरी क्या होती है, अगर आपको इलेक्शन का सबसे ज़्यादा मज़ा लेना है तो आप देखें गांव प्रधानी का इलेक्शन, तब आपको कंटेंशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कैसा झगड़ा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब से विरोध होता है कि भाई हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेरे अंदर अंदर द्वंद्व चल रहा है। आउटर कॉन्फ्लिक्ट है, दिख रहा है सबको, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आसान है, हम डिसएग्रीमेंट में है, क्वेरल में ईजी है। एग्रीमेंट हो गया। हार्मनी मतलब होता है पीस है, हर तरफ पीस है, सब लोग सेम थॉट पे हैं। कंसेंसस मतलब भी होता है एक मत, जनमत, एक मत। अकॉर्ड होगा और कॉन्कॉर्ड होगा। ये जो अकॉर्ड है इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं, क्या होता है, डिस्कॉर्ड होता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट ही होता है कि सब लोग सहमति में एक दूसरे की बात मानते हैं। नेक्स्ट आइए, कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट, हमेशा बात करते होगे ना, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्चुअल बताओ मतलब रिलेटिंग टू बताओ, इससे रिलेटिंग क्या है, डिपेंडेंट बताओ, और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच समथिंग अकर्स। उसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा है। आपने किसी को बेवकूफ कह दिया, कह रहे किस कॉन्टेक्स्ट में कहा कह दिया, ठीक है। तो कहीं मैंने ऐसा काम तो करा होगा ना जिसका रेफरेंस आपने लिया होगा, कॉन्टेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन वेरी बेस्ड ऑन इट्स कॉन्टेक्चुअल यूजेस बिटवीन विद इन अ सेंटेंस। मतलब द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरी, जो मीनिंग होती है ना वर्ड की, वो अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्चुअल यूजेस पे विद इन अ सेंटेंस की, सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल यूजेस हो सकते हैं कि कभी कभी आप किसी को जैसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, आप समझो तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट में भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट में मानो कॉम्प्लीमेंट है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है कि अच्छा नहीं मान रहे हो, समझ गए। तो ये आपका कॉन्टेक्चुअल होता है कि आप कभी कभी, जैसे आपने कहता ओ मेरे कागज के शेर, इट्स माई, ही इज माई पेपर टाइगर। तो पेपर टाइगर मतलब टाइगर कह रहे हो, लेकिन कॉन्टेक्चुअल क्या है, कुछ और चीजें, ठीक है, वही कहलाता है कॉन्टेक्चुअल। तो आप कह सकते हो ये तो सिचुएशनल आपने कह दिया। सर्कमस्टांशियल है मतलब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। सर्कमस्टेंशियल है, ठीक है, कि जो उस समय के सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से बना दिया गया।
कॉन्टेक्चुअल कंडीशनल है, कंडीशन पे बेस्ड है। एनवायरमेंटल है यानी कि अब ऐसा एनवायरमेंट है, माहौल है, तो ऐसा ही बोला जाएगा। स्टैंड अलोन अकेला होगा, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। आइसोलेटेड है, निर्जन है, अकेला है। डिटैच्ड मतलब होगा सबसे अलग है, सोसाइटी से अलग है। डिटैच्ड है, सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट है, अलग है। सेपरेट के बारे में हमेशा एक बात याद रखें, इसकी स्पेलिंग बहुत काम की है। SEPARAT होता क्या है बच्चे, इस ए को गायब कर देते हैं और सेपरेट लिख देते हैं, तो ये देखा जाए तो सेपरेट है, ए साइलेंट है, सेपरेट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब क्या होता है, कृत्रिम कहा गया है, जो बनाया गया है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड और अरेंज्ड इन अ वे दैट सीम्स अननेचुरल। कुछ आपने बना तो लिया, अरेंज कर दिया, अननेचुरल होगा। आपने कंट्राइव्ड किया है, आपने एक डेकोरेशन करी लेकिन उसमें प्लांट्स लगा दिए प्लास्टिक वाले, तो आपने कंट्राइव्ड कर लिया। आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, अरेंज्ड इन अ वे दैट सीम्स अननेचुरल, वो अननेचुरल भी लगता है। जैसे द प्लॉट ऑफ द मूवी फेल्ट कंट्राइव्ड, इस मूवी का प्लॉट कंट्राइव्ड है यानी कि नकली बनाया गया है। विद अनरियलिस्टिक कोइंसिडेंसेस है ड्राइविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। अनरियलिस्टिक कोइंसिडेंसेस क्या कर रहे हैं, स्टोरी को आगे खींच रहे हैं। इसका मतलब बेकार की चीजें हैं, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं, सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ कंट्राइव्ड है। तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड और अरेंज्ड इन अ वे दैट सीम्स अननेचुरल, उसको हम कंट्राइव्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, उसी को आप कह सकते हो, ये तो सर आर्टिफिशियल है, फोर्स्ड है ना, अननेचुरल है। फैब्रिकेटेड आपको याद आ रहा होगा, कॉन्कॉक्टेड याद आ गया, कॉन्कॉक्टेड बनाया हुआ, फैब्रिकेटेड होगा सिंथेटिक मिल्क। जेन्यून रियल होगा आपका। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्वेच्छंद होता है, जैसे आपने कहा ना स्पॉन्टेनियस। मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के लिए कहा था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। मतलब पोइट्री कोई लिखता नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस स्वच्छंद ओवरफ्लो है, जो पावरफुल इमोशंस के साथ आपके अंदर से निकल आता है, उसको आप स्पॉन्टेनियस कहते हैं। नेचुरल है, ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है। आजकल ऑर्गेनिक का तो बहुत ही टाइम चल रहा है कि मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बाकी सब हम ऑर्गेनिक ही खाना चाहते हैं, तो वही ऑर्गेनिक है कि बस मुझे नेचुरल चाहिए सब कुछ। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है कनेंड्रम। कनेंड्रम क्या होती है, एक पहेली होती है। कनेंड्रम एक पहेली होगी, अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा नहीं जा रहा है। कनेंड्रम देखो कितना अच्छा वर्ड है, कनेंड्रम यानी कि ड्रम में कुछ है, पहेली है, क्या है ड्रम के अंदर, कनेंड्रम, ठीक है। ऐसे कुछ के आइडिया बना लो कि ड्रम के अंदर कुछ है, कनेंड्रम होगा। द कनेंड्रम ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यूज टू चैलेंज पॉलिसी मेकर्स। ये जो पहेली है ना, बैलेंस करने की इकोनॉमिक ग्रोथ को विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यूज टू चैलेंज पॉलिसी मेकर, हमेशा। अब समझो, जैसे हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवी, ये व्हीकल्स कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बचाएंगे, लेकिन हमें समझ आ गया कि उनकी बैटरीज को डिस्पोज करना वो अपने आप में एक एनवायरमेंटल थ्रेट होगी। तो कहने का मतलब ये कि पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे ग्रोथ को मेंटेन किया जाए। मतलब इट्स अ कॉन्ड्रम, हम पहले ही कहेंगे कि एक बड़ी पहेली है कि कैसे ग्रोथ को मेंटेन किया जाए, साथ के साथ एनवायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी भी ढूंढी जाए कि एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी हो और ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो। तो ये एक कनेंड्रम है, पहेली है। तो आप ये कह सकते हो ना कि सर ये बड़ी पहेली है कि सिलेक्शन भी लेना है और दूसरा कोई ऐसा ही काम है आराम भी करना है, ठीक है। तो कैसे सुलझाऊं इस गुत्थी को, क्या आप सोच सकते हैं। तो आप इसको पजल कह सकते हैं, ये तो सबको रटा है। डिलेमा मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन वेयर यू आर अनएबल टू टेक डिसीजन, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, सुना है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब अनेबल टू डिसाइड, बस ये समझ लो, ठीक है। क्वांडेरी भी सेम होता है बेटा, क्वांडेरी एनिग्मा ही होगा, पहेली होगा, ठीक है। और रिडल माने पहेली होते, तो मुझे लगता है रिडल आपको याद होगा, डिलेमा आपको पता है, पजल आपको पता है, क्वांडेरी और एनिग्मा याद कर लेंगे, और कनेंड्रम हमने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूशन होगा, क्लैरिटी होगा, सिंप्लिसिटी होगा, आंसर और रेजोल्यूशन है। यहां कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोकेटिस्ली। कोकेटिस्ली क्या क्या मतलब क्या होता है, इठलाते हुए। कोकेटिस मतलब होता है इठलाते हुए, तो कोकेटिस्ली मतलब होता है इठलाते हुए, कुछ करते हुए, ठीक है। अगर मैं एलवाई हटा दूं तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। इस एलवाई की वजह से क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो कोकेटिस्ली होता है इथराते हुए,
इन अ फ्लर्टेशियस और टीजिंग मैनर ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो समझ ही आ गया होगा, फ्लर्ट करने वाला तरीका, इटलाते हुए आपके सामने से कोई निकल गया और वही है कि आपको या तो टीज किया जा रहा है और इंटेंशन क्या है, आपको अट्रैक्ट करने की। तो वही मुझे लगता है अब आप समझ रहे हैं इस वर्ड को। शी स्माइल्ड कोकेटियसली एंड ट्विल्ड हर हेयर एज शी फ्लर्टेड विद हिम। सही है, उसने क्या करा, वो कैसे हंसती है, कोकेटियसली हंसती है। कोकेटियसली मतलब कुछ इटलाते हुए हंसती है, साथ में ट्विल्ड करती है, अपने बालों को लपेटती है। एज शी फ्लर्टेड विद हिम, जैसे ही वो उसके साथ फ्लर्ट करती है। ठीक है, तो फ्लर्ट वर्ड हमको सबको पता है। फ्लर्ट वर्ड ऐसा है जो मतलब कहते हैं ना, उस पता ही नहीं वो हिंदी का इंग्लिश का, सबको पता है फ्लर्टिंग करना। ठीक है, दैट वन। तो फ्लर्टेशियसली होगा, टीजिंगली होगा, प्लेफुली होगा, प्रोवोकेटिवली होगा। प्रोवोकेटिव होता है प्रोवोकेट कर देना, किसी को भड़का देना, प्रोवोकेटिवली होगा, मिस्चीवियसली होगा। सीरियसली अर्नेस्टली गंभीर होगा, इसको आप गंभीर कह सकते हैं। सिंसियरली होगा, सोलमली होगा, ठीक है, शांत होगा, और जेन्युइनली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन। कॉर्डन करना अक्सर सुनते हैं ना, इस एरिया को कॉर्डन किया गया है, यानी कि अ लाइन ऑफ पुलिस सोल्जर्स व्हीकल्स एटसेट्रा पोजीशनड अराउंड एन एरिया टू गार्ड इट। कहते हैं ना, अब कहीं कुछ दंगा हो गया तो पुलिस आती है और पुलिस कॉर्डन कर देती है उस एरिया को। कॉर्डन करना होता है उस एरिया को घेर लेती है, जिससे किसी की बाकी की एंट्री वहां पर ना हो पाए। ठीक है, पुलिस ऑफिसर फॉर्म्ड अ कॉर्डन अराउंड द क्राइम सीन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया कॉर्डन को, एक रक्षा घेरे को, अराउंड द क्राइम सीन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि अब अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसको आप कॉर्डन कहते हैं। ठीक है, कॉर्डन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कहा बैरियर बना दिया, ब्लॉकेड बना दिया। पेरीमीटर मतलब तो घेरा, देखो पेरी माने तो गोल ही होता है, पेरीमीटर एक गोला बना लिया, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, और बाउंड्री होगी। अपोजिट क्या, एक ओपनिंग बना ली, एक्सेस जाने का रास्ता दे दिया। ब्रीच माने तोड़ दिया किसी चीज को। गेटवे बना दिया, पैसेज आपने दे दिया। ठीक है, ये इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं कॉर्नुकोपिया। बड़ा अच्छा सा वर्ड है। कॉर्नुकोपिया क्या होता है कि आपने देखा होगा कॉर्न शेप, जैसे आइसक्रीम वाला कोन होता है, ऐसे कोन शेप्ड एक कंटेनर होता है, और उस कॉर्न शेप में वो मतलब क्या करते हैं, चीज़ें भर देते हैं और वो एज ए मतलब गिफ्ट एक दूसरे को बांटे जाते हैं। तो इट शोज लैविश लाइफ स्टाइल। ठीक है, जैसे आपने कहा अ सिंबल ऑफ अबंडेंस ऑफ प्लेंटी होगा, ऑफन डिपिक्टेड एज अ हॉर्न शेप्ड कंटेनर। वो हॉर्न शेप्ड कह दो या कोन शेप्ड कह दो, आगे ना समझ के, जो भैंस का या गाय का हॉर्न होता है उसके जैसा। ओवरफ्लोइंग विद फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, एंड अदर सिंबल्स ऑफ वेल्थ। कुछ भी हो सकता है उसमें, फ्रूट्स डाल सकते हो, वेजिटेबल्स डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, वो गिफ्ट है। द मार्केट वॉज अ कॉर्नुकोपिया ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब फसल होता है, याद रख लेना, ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, फसल है, ये नाउन का काम कर रहा है, और प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना भी होता है। तो द मार्केट वॉज अ कॉर्नुकोपिया ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस शो केसिंग एन अरे ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब क्या कर रहा है, शोकेस कर रहा है एक अरे, अरे मतलब होता है एक असॉर्टमेंट, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखा गया ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो मार्केट में होता है ना बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, तो एक अरे है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो कॉर्नुकोपिया के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कहा अबंडेंस होगा, प्लेंटी होगा, बाउंटी होगा, रिचनेस होगा, प्रोफ्यूजन होगा। प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा। स्कार्सिटी माने कमी होती है, शॉर्टेज माने कमी होती है, इनसफिशियंसी मतलब कमी होगा, डेफिसिट भी कमी होती है, और डर्थ माने भी कमी होती है। कहते हैं ना डर्थ ऑफ टैलेंट है, टैलेंट की कमी है यहाँ। डेफिसिट है आपके अंदर किसी चीज़ की, डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाता है, उसके लिए कहते हैं। इनसफिशियंट है, जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना नहीं है, इनसफिशियंट अमाउंट है। कोरोलरी क्या होता है, कोरोलरी अ कंडीशन और अक्रेंस ट्रेसेबल टू अ कॉज। मतलब एक कंडीशन और अक्रेंस, अक्रेंस समझते हो कोई चीज़ घटी हुई है, ट्रेसेबल टू अ कॉज जो ट्रेसेबल है किसी कारण के लिए। जैसे अनफॉर्चुनेटली वायलेंस इज द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है, इसको लिखना, विच कांट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, विच कांट बी अवॉइडेड, उसको आप इनएविटेबल कहते हैं। तो आपने कहा अनफॉर्चुनेटली, अगर देखें तो वायलेंस इज द इनएविटेबल कोरोलरी ऑफ सच अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी। तो देखा जाता है कि जो वायलेंस है ना, वो इनएविटेबल कोरोलरी है, कहीं ना कहीं इनएविटेबल, कभी ना टालने वाला परिणाम है ऑफ सच अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ओसो ने एक बार कहा था ऐसे कि दुनिया में 5500 से ज़्यादा युद्ध लड़े गए, और सिर्फ इसलिए लड़े गए कि अब इस युद्ध के बाद शांति स्थापित होगी। ठीक है, तो समझ गए कि जब भी ये कहा जा रहा है कि शांति स्थापित होगी,
और इसके लिए जो युद्ध होता है, हिंसा होती है, वो क्या है, वो इनएविटेबल कोरोलरी है, यानी कि इनएविटेबल परिणाम है कि शांति की जब बात होगी तो हिंसा उसके साथ जरूर होगी, ठीक है, परिणाम वहीं से निकल के आना है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या होगा, आफ्टर मैथ्स होता है कि इसके इफेक्ट्स क्या निकल के आएंगे। रिपक्शन भी बेटा वही होता है, रिपक्शन होता है किसी चीज का बैड इफेक्ट, लिख लो, किसी चीज का बैड इफेक्ट जो होता है ना उसको रिपक्शन कहा जाता है कि क्या क्या रिपक्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट क्या होगा, रैमिफिकेशन क्या होता है, रैमिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पॉसिबल जो रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए भी आप क्या कह सकते हो, रैमिफिकेशन होगा। रूट कॉज बतानी होगी क्या है, एंटीसीडेंट मतलब पहले होता है, पूर्व लगन, पहले से क्या हो रहा होगा। वैसे इस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत पढ़ते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। फाउंडेशन की बात करेंगे, सोर्स हो गए, स्टिमुलस हो गए, स्टिमुलस होता है जो किसी चीज को भड़का देता है, इंकरेज कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अब हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। अब मैं चाहूंगा कि इसमें से कम कोकेटिशली आपका एक वर्ड बहुत अच्छा सा पढ़ा गया था, ठीक है, कम से कम याद रखने वाले वर्ड है फ्लैटरी के लिए, या फिर आप रिपक्शंस याद कर सकते हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप ध्यान से देखें जो आपको लगते हैं अच्छे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की शुरुआत करते हैं। एक मुहावरा आप जरूर सेलेक्ट करेंगे जो आपका इडियम ऑफ द डे होगा। पहला है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से मिल जाना। आई एम नॉट श्योर इफ हिज वर्क विल कट द मस्टर्ड इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मुझे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि उसका जो वर्क है वो कट द मस्टर्ड होगा इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्या वो बराबर है, इक्वलेंट है, या वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से मिल जाता है। कट द मस्टर्ड, मैं तो इसको अगर मैं सोचूं कैसे याद कर रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है, कट द मस्टर्ड होता है कि मैंने मस्टर्ड लगाई है और मैं ही उसको काट रहा हूँ। येलो कलर का एक ग्रीन होता है, सबने देखा होगा सरसों, तो कट द मस्टर्ड मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं काटूंगा, इसका मतलब कि मैं ही मीट करता हूँ इसके रिक्वायरमेंट से जैसा मैंने बनाया है। तो टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि कट द मस्टर्ड, आपने फसल लगाई, आप ही उसको काटो, फसल को उगाना और काटना, यानी कि आप कट द मस्टर्ड हो, यू आर डूइंग समथिंग विच मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, ओके। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब है क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब समझो रेडीमेड हो सकता है, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है एकदम से। तो कट एंड ड्राइड मतलब जैसे मेहंदी का आ रहा है ना, काटा घोला और लगा लिया, सब कुछ तैयार है, रेडीमेड है, कट एंड ड्राइड है, यानी कि क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ इसमें घुमाना फिराना नहीं, कट एंड ड्राइड है। द रूल्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स आर कट एंड ड्राइड, मतलब द रूल्स फॉर द कॉम्पिटिशन है कट एंड ड्राइड है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कट टू द चेज का मतलब समझो कि अगर आप इस किसी को चेज कर रहे हो तो बिल्कुल उसके क्लोज पहुंच जाना बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स कट टू द चेज, व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम मी। चलो सीधे सीधे बात करते हैं, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेट्स कट टू द चेज, सीधे सीधे बताओ व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे क्या जरूरत है, उसको हम कहते हैं कट टू द चेज, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कैटनैप। कैटनैप बिल्ली की नींद, वैसे कुत्ते की नींद होती है, ठीक है, स्वान निंद्रा कहा गया है, लेकिन इसको भी कहा जाता है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। मतलब इंडियंस ने कुछ और बनाया तो अंग्रेजों ने थोड़ा सा तो अंतर किया ही होगा, हम कुत्ते की नींद कह रहे हैं स्वान निंद्रा, वहाँ कैटनैप कह दिया। तो कैटनैप मतलब होती है छोटी सी हल्की सी नींद। आई टूक अ क्विक कैटनैप ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में मैंने एक छोटी सी नींद खींच ली, सिएस्टा आप कह सकते हो, ठीक है ना, तो उसको आप कहते हैं कैटनैप कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, चॉक एंड चीज़। चॉक कैसी होती है, वाइट, चीज़ कैसा होता है, वाइट। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मटर पनीर बन सकता है, मटर चॉक तो नहीं बन सकता ना ठीक है, वही चीज़ लिखी गई है। और आप चॉक से लिख सकते हैं, चीज़ से तो नहीं लिख सकते हैं ना, बस वही याद करना है, ठीक है। तो हमने कहा कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों दिखते बेशक एक जैसे लेकिन नेचर बिल्कुल अलग अलग है। माई सिस्टर एंड आई आर लाइक चॉक एंड चीज़, शी इज़ आउट गोइंग एंड आई एम शाई। मतलब हम दोनों चॉक एंड चीज़ हैं, दोनों का अलग अलग नेचर है, वो बहुत आउट गोइंग है और मैं थोड़ा सा शाई नेचर का हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है, टू क्विट समथिंग सडनली एंड कंप्लीटली, किसी चीज़ को एकदम से छोड़ देना, टू क्विट समथिंग सडनली एंड कंप्लीटली, इसको कहते हैं कोल्ड टर्की। ही डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग कोल्ड टर्की, मतलब एकदम से छोड़ना, क्विट समथिंग सडनली एंड कंप्लीटली, कि आज से ही पूरी तरीके से छोड़ देंगे, क्विट करना कोल्ड टर्की कहा जाता है। क्रीम ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की क्रीम कौन है, द बेस्ट ऑफ द ग्रुप कौन है, दीज स्टूडेंट्स आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप, दे ऑलवेज गेट द हाइएस्ट ग्रेड्स। तो अब आप सोचो क्या आप क्रीम ऑफ द क्रॉप हैं,
भाई क्रीम ऑफ द क्रॉप मतलब आप क्रीम है, बस ऐसे समझ लो, कहते हैं ना क्रीमी लेयर हो आप, यानी कि क्रीम ऑफ द क्रॉप हो, आप क्रॉप के क्रीम हो, मतलब आप बेस्ट हो, बस ये याद कर लो कि आप क्रीम जैसे हो, बेस्ट हो। नेक्स्ट है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब जब भी ब्रिज तुम्हारे सामने आए तो उसको क्रॉस कर लो। डील विद अ प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट अराइजेज, तो क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन इट कम टू यू, जब भी तुम्हारे सामने रास्ता आए उसे पार कर लो, ब्रिज आए उसको क्रॉस कर लो, ठीक है। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट द न्यू रेगुलेशंस, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, मतलब मुझे न्यू रेगुलेशन से कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं, मैं एकदम से ब्रिज को क्रॉस कर लूंगा जैसे ही वो मेरे पास आएगा। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, कॉल अ स्पेड का मतलब होता है बहुत डायरेक्टली कह देना, सीधे सीधे कह देना, कॉल अ स्पेड, टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, लेट्स कॉल अ स्पेड, दिस प्लान जस्ट इज नॉट वर्किंग, सीधे सीधे कह दो ये प्लान काम नहीं कर रहा है, कॉल अ स्पेड, घुमा फिरा के बिल्कुल मत कहो। नेक्स्ट है कांट होल्ड अ कैंडल टू, कांट होल्ड अ कैंडल टू का मतलब है आप ऐसे याद करो कि क्लास में एक मॉनिटर होता था, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती थी, वही इसलिए कैंडल पकड़ता था, मसाल लेके चलना है आगे तो उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है, उसी को मसाल दी जाती है, सेम। नॉट अगर होता ना होल्ड अ कैंडल टू तो एज गुड एज हो गया, नॉट एज गुड एज समवन और समथिंग एल्स, कांट होल्ड अ कैंडल टू ये इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, होल्ड अ कैंडल टू ये इतना अच्छा है जितना होना चाहिए, ठीक है। कांट मतलब नहीं है और कांट हटा देंगे तो है। हर सिंगिंग इज गुड, उसकी सिंगिंग गुड है, बट शी कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू रोहन, लेकिन रोहन से अच्छी नहीं है, रोहन के सामने कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में, पर हाँ सिंगिंग अच्छी है यह मान लेते हैं। तो ये थे बच्चों आज के आपके ईडियम्स। आई होप आपने इन मुहावरों में से एक दो मुहावरे को जरूर सोचा होगा कि ये आज का हमारा जो ईडियम ऑफ द डे होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए CDS टॉपर्स चॉइस बैच, बच्चों ये आपके लिए बैच है 2499 में, ये बैच 800 घंटे की रिकॉर्डिंग प्लस आपके जो टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हैंड रिटन नोट्स है, सब कुछ है। 3000 से ज़्यादा के पेजेस हैं हैंड रिटन नोट्स के, इसमें 30+ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। ऐसे अगर आप OT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए OT के लिए बैच लाइव है सेम फीचर्स के साथ। CDS में मैथ्स आता है, OT में मैथ्स नहीं है, ये आपको पता होगा। आगे बात कर लेते हैं जो बच्चे 2025-2 की बात कर ले उनके लिए एक रिवीजन कोर्स लाइव है। ये रिवीजन कोर्स आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप OT की बात करें तो 999 में है और CDS की बात करें तो 1299 में कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ही कोर्सेज पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। तो पॉलिटी कासिफ सर की लाइव है 299 में, मेरी इंग्लिश लाइव है 1999 में, और भाई दीपेंद्र सर की 999 में मैथ्स की क्लासेस लाइव है, अभिषेक सर का ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, और हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में हिस्ट्री पढ़ाया कासिफ सर ने, आर्ट एंड कल्चर अभिषेक सर का, ये भी लाइव है। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें डिजिटल बेंचर्स की और उसे एक्सप्लोर करें। कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं एग्जाम से पहले, तो ऑल द टेस्ट सीरीज आर लाइव देयर, तो आप इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है बिफोर एग्जाम या कभी भी, तो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप हैंड रिटन नोट्स से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। डिजिटल बेंचर्स आपको प्रोवाइड करता है AI स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स एंड बहुत सारी चीज़ें फ्री आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं प्लेटफॉर्म पे। तो आज ही डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वेब पे भी चेक करेंगे और सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। एंजॉय योर लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें। ये आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।